आइटम आप संविधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। संसद में शब्दावली की डिक्शनरी छप गई है। अब कोई माननीय सांसद नाटक, पाखंड, अक्षम, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात और भ्रष्ट जैसे शब्द नहीं बोल पाएगा। बोलेंगे तो वो शब्द संसद की कार्यवाही से हटा दिए जाएंगे। इरादा है संसद की गरिमा को बनाए रखने का, सदन की मर्यादा को बनाए रखने का। ऐसे शब्दों को हटाने की कोशिश जिनका उच्चारण कर किसी की भावना को भड़काया जाए, जो शब्द किसी को अपमानित महसूस करवाए। मोदी सरकार की इस भाषाई कोड ऑफ कंडक्ट पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बिना आम सहमति बनाए गए पार्लियामेंट पर इस तरह की वोकैबुलरी थोपी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि शब्दों के अपने मायने उतने अहम नहीं होते जितना कि उनका कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ होता है। किसी शब्द को बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे अगर बैन कर दिया जाए तो बोलने की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा। केवल संसद ही नहीं, कई राज्यों की विधानसभाओं में भी कई असंसदीय शब्द ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया है। जो पार्टियां अपने राज्यों में फ्लोर ऑफ द हाउस के शिष्टाचार तय करती है, वो केंद्र में इस तरह की कार्रवाई का विरोध किस आधार पर कर रही है? क्या कुछ शब्द किसी सरकार की आलोचना के पर्यायवाची बन जाते हैं, इसलिए सरकारें उन्हें संसदीय कार्रवाई की डिक्शनरी से बाहर कर देती है? आज मुकाबला में हम करेंगे इसी मुद्दे पर बहस। हमारा सवाल है कि क्या तानाशाह बोलना, लॉलीपॉप कहना गलत है? क्या संसद में आलोचना पर सेंसर बोर्ड बनाया जा रहा है? बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से अपनी अपनी राय रखेंगे, टीएमसी की ओर से भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ओम बिरला को सुनना जरूरी है, जिन्होंने आज इस संदर्भ में पूरी बातें स्पष्ट तौर पर रखी। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद में इस प्रक्रियाओं से चलती है। विपक्ष ने इस मामले पर ट्वीट करके और बयान देकर हमला बोला है। सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत की नई डिक्शनरी, अनपार्लियामेंट्री न्यू डिक्शनरी फॉर न्यू इंडिया, ये ट्वीट उन्होंने कहा। उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान ऐसे कई सारे शब्द हैं जो शायद प्रधानमंत्री या सरकार झेल नहीं पा रही है और इसलिए इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एडजेक्टिव अनपार्लियामेंट्री का शब्द का मायना क्या है, उन्होंने ट्वीट किया। ये राहुल गांधी का ट्वीट हमने आपके सामने रखा और केवल राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमलाजीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था, यह सरकार पर वार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। अब डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। डेरेक ओब्रायन ने कहा, सेशन बिगिंस इन अ फ्यू डेज, गैग ऑर्डर इशूड ऑन एमपीज। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट बी अलाउड टू यूज दीज बेसिक वर्ड्स व्हाइल डिलीवरिंग अ स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी अशेम्ड, अब्यूज, बिट्रेड, करप्ट, हिपोक्रेसी एंड इनकॉम्पिटेंट। हम इन शब्दों का इस्तेमाल अब सदन में नहीं कर पाएंगे जब हम अपना संबोधन देंगे और ये बेसिक वर्ड हैं। आई विल यूज ऑल दीज वर्ड्स, सस्पेंड मी फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, यानी वो लोहा लेने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं इससे बेहतर तो है कि आप मुझे सस्पेंड करें, मैं लेकिन लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं।
चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जेडीयू की ओर से राजीव रंजन जी हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से आलोक शर्मा जी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आऊं, उससे पहले विपक्ष की राय इस पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक के बाद एक 3 ट्वीट हमने दिखाए हैं, तीनों विपक्ष की ओर से किए गए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान असंसदीय शब्द वो हैं जो सरकार बता रही है, सरकार इसे सेंसर करने की कोशिश करे। तो आलोक जी, सत्र के दौरान असंसदीय शब्दों पर रोक से कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो शब्द जिस कैटेगरी में असंसदीय शब्दों की कैटेगरी में रखे गए हैं, वो मुख्य शब्द हैं किसी ना किसी मुहावरे में, किसी ना किसी कहावत में, किसी ना किसी लोकोक्ति में। उन शब्दों का सदैव उपयोग होता रहा है और केवल वाद विवाद में नहीं, बजट सेशन भी आपने देखा होगा, बजट जब प्रस्तुत किया जाता था तो पूरी तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। और दुर्व्यवहार जैसे शब्द के ऊपर अगर हम सेंसर लगा देंगे, विश्वासघात के ऊपर सेंसस लगा देंगे, नाटक के ऊपर कर देंगे, पाखंड, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से तमाम ऐसे शब्द हैं जो सरकार के ऊपर आने वाले सेशन में इस्तेमाल होने थे और पहले भी होते रहे हैं। मोदी साहब तो जुमला जीवी और तमाम चीज़ें, अमित शाह जी कह सकते हैं कि जुमला था, लेकिन संसद में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप किसी को अनपढ़ भी नहीं कह सकते हैं, आप किसी को इस तरह के शब्द की लंबी लिस्ट लाने की क्या आवश्यकता थी? पहली चीज़ तो यही थी, क्या जो वर्तमान के हमारे संसदीय कानून हैं, संसदीय रूल हैं, क्या उनमें तमाम प्रावधान ऐसे नहीं थे कि असंसदीय शब्दों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके? और अगर कहीं किसी ने वक्तव्य में कोई शब्द इस्तेमाल भी किया है तो उस शब्द को वहाँ से उसकी कार्रवाई से, संसदीय कार्रवाई से बाहर हो जाता है। रूल जो 352 है वो भी इसी बारे में है, रूल 353 भी इसी बारे में है और 380 भी इसी बारे में है कि उसको संसदीय शब्दावली से बाहर कर दिया जाए। ठीक, आलोक जी, इससे पहले कि आप और आगे अपनी बात को रखें, कुछ शब्दों का जो आपने संदर्भ लिया, जैसे आपने कहा कि कई सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्पीच के दौरान, उन्हें तक एक्सपंज कर दिया गया। अब आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एक मुहावरा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया। विधानसभा के एक शब्द से इसे हटा दिया गया। घड़ियाली आंसू, जो कि अगेन एक मुहावरा है, ये भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहले बैन हुआ और उसके बाद उसे केंद्र सरकार ने अपनाया। आपने कहा अनपढ़, ये राजस्थान की विधानसभा में बैन किया गया, उसके बाद इसे केंद्र ने अपनाया। लॉलीपॉप की जहां तक बात हुई, इसे पंजाब ने बैन किया, उसके बाद फिर इसे केंद्र ने अपनाया। अब ये वो शब्द हैं जिसे राज्य की सरकारें पहले अपना चुकी है और फिर केंद्र अपना रही है। अब इसमें आपत्ति क्या है सर? क्या राजस्थान में अनपढ़ कांग्रेस की सरकार ने हटाया है? मैं देखिए संदर्भ आपके सामने रख रही हूँ, अब कौन सी सरकार ने हटाया है ये अभी और चर्चा का विषय है। मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा ये है, धोखा देना भी अगर आप नहीं कहेंगे तो विपक्ष क्या कहेगा? शर्मिंदा, नाटक, दुर्व्यवहार, मुझे लगता है कि ये तो तमाम ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही व्यवहारिक शब्द हैं, लेकिन इनको असंसदीय शब्दावली में डालने का सीधा सीधा मकसद है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। अब बात आती है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। जिन लोगों ने भरी सभाओं में गोली मारो, रामजादे और दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, वो केंद्र में मंत्री बन गए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीच बढ़ती चली गई। मोदी साहब के जितने भाषण हैं वो सबने देखे हैं, किस तरह से पंडित नेहरू जी से लेकर और वर्तमान तक उन्होंने किस किस शब्दावली का संसद में इस्तेमाल किया है। रेनकोट और पता नहीं कौन कौन सा शब्द है। लेकिन इनके लिए संसद जो है वो केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ना बहस होनी चाहिए, ना वाद विवाद होना चाहिए, ना किसी तरह का कोई डिस्कशन होना चाहिए। पिछले अगर आप देखें जितनी संसदीय परंपराएं थी, उनकी हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक सर, मैं अब इस पे सुधांशु जी की राय ले लेती हूँ। बहुत सारी बातें आपने रखी हैं सर। सुधांशु भाई जवाब देंगे। मैं केवल ये छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री बिल्स हैं जो सेलेक्ट कमिटीज को जाते थे, वो पिछली 2 लोकसभाओं में अगर कंपेयर करें तो 75% से 25% पर आ गए हैं। कौन कौन से कितने बिल पास हो रहे हैं वो लगातार घट रहे हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज लोकसभा का भी राज्यसभा का भी लगातार घट रहा है। तमाम जो मुख्य बिल होते हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करने की परंपरा मोदी साहब ने बनाई है। संसद बड़ी इमारत बन जाए, संसद में ऐसा हो, संसद में वैसा हो, और संसद का जो मूल काम है
वो पीछे छूट जाए। ये बीजेपी ठीक सर, आप ये कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होती, बिल पास हो जाते हैं, ये एक अलग आरोप है, लेकिन आज हम पहले शब्दावली पर चर्चा कर रहे हैं। तो सुधांशु जी, विपक्ष का आप पर सीधा आरोप ये है कि ये सरकार अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए सेंसर बोर्ड की तरह काम कर रही है, नई शब्दावली लाई गई है और विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है। जी, पहले देखिए, जो विषय आलोक जी ने रखा उसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी है और एक राजनीतिक है। मैं दोनों पे उत्तर देता हूं। तकनीकी पे अभी लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार ने किसी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाया। नंबर 2, सरकार का संसदीय व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता, संसदीय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से चलती है। आलोक जी की पार्टी तो 50 साल सीधे सत्ता में रही है, उसे यह बात पता होगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में और भिन्न भिन्न राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई में पिछले वर्ष में जो जो शब्द निकाले गए, विलोपित किए गए, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपंज किए गए, उन शब्दों की ही सूची उन्होंने प्रस्तुत की है। अब अगली बात आलोक जी ने कही प्रस्तुत करने की जरूरत क्या थी, तो अब यह बता रहे, ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा। एक तो यह बात 1954 से शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि आज से है। इन्हीं की सरकार के समय में यह व्यवस्था शुरू हुई 2010 से कि प्रतिवर्ष यह पूरी बुकलेट निकाली जाती है और उसमें कितने सारे शब्द हैं। 1100 पेज की किताब है असंसदीय शब्दों की, 1100 पेज की। अब स्पीकर साहब ने कहा कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके विवेक के ऊपर होता है कि वो इस चीज को एक्सपंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी जो भाषण देते हैं अपना राज्यसभा में या जो लोग लोकसभा में देते हैं, नेक्स्ट डे वो भाषण टाइप होके हमारे पास आता है और हमसे कहा जाता है कि इसमें कोई चेंज आप करना चाहें तो कर लें और अगर आपको कोई आपत्ति है तो दर्ज कर दें। तो यदि किसी को लगता था कि मैंने अमुक शब्द बोला था और उसका यहां पर रेफरेंस नहीं है, तो उन लोगों को आपत्ति करनी चाहिए थी कि हमने ये बोला था, ये शब्द हमारा हटा दिया गया है। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, तो वो सारे एक्सपंज शब्दों की सिर्फ सूची दी है। परंतु हर चीज पर राजनीति करने के लिए बेकरार लोग, संसदीय गरिमा के प्रति इतने बड़े बड़े वाक्य कहने वाले लोग, सिर्फ 3 ही उदाहरण देना चाहूंगा। मनसा वाचा कर्मणा क्या किया है संसद के साथ। सबसे पहले सीएए के मुद्दे पे संसद से पारित प्रस्ताव के विरुद्ध राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करेंगी, ऐसा संविधान में कभी संभव है? मन तो यह था संसद के लिए। और वचन की बात करें तो संसद के अंदर कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया वो अलग बात है। कर्म की बात करें तो राज्यसभा के अंदर पीठासीन अधिकारी के ऊपर खड़े होकर माइक तोड़ के किताब फेंकते हुए हिंसक हमला करना उपसभापति के ऊपर, यह राज्यसभा के इतिहास में पहली बार हुआ। और शब्दावली के बारे में आलोक जी से मैं कहना चाहूंगा, ये बताइए, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कुत्ते की मौत और हिटलर की मौत, ये शब्द आपको इतने सहज लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उसका नोटिस तक नहीं लिया। कोई कारण बताओ, नोटिस तक नहीं जारी किया। और वो लोग आकर 2007 में मौत के सौदागर से शुरू होकर आज मौत और मौत के प्रकार बताने वाले तक आने वाले लोग जब आकर यहां संसदीय भाषा की मर्यादा पर प्रवचन देते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ द डेविल इज गिविंग द सरमन, या भारतीय पंचतंत्र में जो कहानी है कि भाई श्रगाल प्रवचन दे रहा है, तो ऐसा इनके आचरण से प्रतीत होता। तो इसलिए मैंने मनसा वाचा कर्मणा तीनों इनका उदाहरण दे दिया, तकनीकी बात का भी उत्तर दे दिया है जो आज लोकसभा अध्यक्ष जी। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, हिपोक्रेसी, ये ऐसे शब्द हैं जो सरकार की आलोचनाओं के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। अगर करप्ट और इनकॉम्पिटेंट जैसे शब्द भी असंसदीय हैं, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ी अतिशयोक्ति है? नहीं, मैं तो इनकी बात के पक्ष में बोल रहा हूं। इनकॉम्पिटेंट शब्द तो हम लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है इनके लिए बोलने के लिए। हम खूब यूज करते थे इनकॉम्पिटेंट इनके लिए। अगर आप देखें तो नाटक की बात आए तो आज देश की जनता में किसी से भी पूछ लीजिए किसकी भाव भंगिमाएं नाटक की ज्यादा नजर आती हैं। संसद के अंदर बैठ के कोई व्यक्ति गले पड़ के आने के बाद आंख मारे तो वो नाटक के ड्रामा कहा जाएगा या कोई और? तो हम लोगों के लिए भी ये समस्या है भाई।
सिर्फ आपके लिए समस्या नहीं है, हिपोक्रेसी शब्द है, परंतु उन्होंने कहा कि हमने कोई बैन नहीं लगाया है। सिर्फ पुनः बता रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा और भिन्न भिन्न विधानसभाओं में पीठासीन अधिकारियों ने जिन जिन शब्दों को हटाया है लोगों के वक्तव्य से, केवल उसकी सूची जारी की है। तो इसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लोकसभा, राज्यसभा और समस्त राज्य विधानसभाओं के सभापतियों की है, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जो लोग केवल हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं, वो इस व्यवस्था पर भी सिर्फ सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक, आलोक जी, अब आप इस पर जवाब दें, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बैन नहीं किया गया है, शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हाँ, उसे एक्सपंज कर दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कोरोना काल के अंदर अगर किसानों के 3 कानून आएंगे और किसानों के हितों की बात अगर सांसदों से नहीं सुनी जाएगी तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आक्रोश आएगा। उन्होंने पुस्तक फेंकी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तरीका गलत था, लेकिन तीनों कानून, काले कानून जिस सरकार ने वापस ले लिए और ये भी कहा कि ये वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है, मुझे लगता है कि उनको इस तरह के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। सुधांशु भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, संसदीय परंपरा और मनसा कर्मणा वाचा सब कहा, लेकिन ये ग्राफ जो है ना, ये सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफ हमारे कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए नहीं हैं, ये ग्राफ बनाए हुए हैं पार्लियामेंट के। क्या आपने पार्लियामेंट की संसदीय प्रणालियों का किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं? मैं इतना ही केवल उत्तर में कहना चाहूँगा कि आपने डिस्कशन बंद कर दिया, बिल वॉइस वोट से पास होने शुरू हो गए, तमाम बड़े बड़े बिल ऐसे पास हुए जिनके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन होना चाहिए था। लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर 3-3 बार ऑर्डिनेंस आता है, किसान के काले कानून पास हो जाते हैं, अग्निपथ जैसे बड़े बड़े विषयों पर चर्चा नहीं होती है। मुझे लगता है कि जितना जो गुजरात मॉडल था कि गुजरात विधानसभा नहीं चलती थी और कौन कौन भाव भंगिमा और नाटक करता है और कौन कौन क्या देखता है, अगर मैं कर्नाटक की विधानसभा का बताऊंगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री बना और वो मोबाइल में क्या देख रहा था, तो दिक्कत होगी। ठीक, मैं सुधांशु जी आपके पास लौटूं उससे पहले मैं टीएमसी और जेडीयू का इस पे पक्ष ले लूं। राजीव रंजन जी, क्या आपको भी इस नई लिस्ट से कोई आपत्ति है? क्या इन शब्दों को केवल एक सूची जारी कर देना और विपक्ष का ये कहना कि विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है, सरकार जो है तोल मोल कर बोलने के बहाने के नाम पर अंकुश लगा रही है विपक्ष पर, क्या आपको लगता है? देखिए, असंसदीय वाक्य लंबे समय से कहीं ना कहीं विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे थे और उसकी वजह से लोकतंत्र की शर्मिंदगी को भी हम लोगों ने कई बार महसूस किया है। कई बार ऐसे गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल भी किए गए, कई बार लोगों के द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कही गई और कई बार प्रतिपक्ष पर या प्रतिपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगाए गए उससे मर्यादा की लक्ष्मण रेखा जरूर भंग हुई थी। लेकिन ये जो शब्दावली सामने मैं देख रहा हूं, इससे इस पूरी समस्या का समाधान तो दिख ही नहीं रहा है। ये वो शब्द हैं जिनसे आप किसी भी तंत्र पर आप जब प्रहार करते हैं तो उसकी धार का पैनापन अगर कम हो जाए तो फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। संसदीय लोकतंत्र में ये सर्वोच्च पीठ है और यहाँ अगर हम अपनी बातें रखें और ये नए शब्दावली की वजह से, चाहे तकनीकी तौर पर हम ये कहें कि ये एक्सपंज किए जाएंगे, आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कालांतर में जो शब्द एक बार असंसदीय हो जाएंगे तो फिर प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और धीरे धीरे ये कठिनाइयां बढ़ेंगी। मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का भी प्रभावशाली और मुखर होना बेहद आवश्यक है। आरोपों को जिस समय हम रखते हैं और भ्रष्टाचार का मसला है या चरित्रहीनता का मसला है, नैतिक पतन का मसला है, सार्वजनिक जीवन में जिन मूल्यों की स्थापना के लिए लोग राजनीति में आते हैं, अगर वो कहीं से भी उन मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है तो लोग इन शब्दों का प्रयोग किए बगैर अपनी बात तो नहीं रख पाएंगे। और ये मैं जरूर सुधार। लेकिन राजीव जी, ये तो शब्दों का इस्तेमाल पर तो कोई रोक नहीं है। जो ओम बिरला जी ने कहा या जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद फिर प्रक्रिया से गुजरना होगा कि वो एक्सपंज होंगे, कर दिए जाते हैं, आप चाहते हैं ना हो, ये फिर एक लंबी प्रक्रिया है। नहीं, चाहे जैसी भी प्रक्रिया हो, लेकिन प्रथम दृष्टया आपने ये मान लिया कि ये शब्द विमर्श के लायक नहीं है।
सबसे पहले तो आपने ये मान लिया कि ये विमर्श के लायक नहीं है, संवाद में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हैं लेकिन उनको एक्सपंज कर दिया जाएगा। यह भी एक कहीं ना कहीं दंड देने की प्रक्रिया का हिस्सा ही है। अगर आपके शब्द अगर रिकॉर्ड में नहीं आएंगे तो फिर आप जो कुछ भी कहना चाहेंगे वो रिकॉर्ड में उस तरह से नहीं दिखेगा। हमारा ये मानना है कि बहुदलीय लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। अगर ये एक शब्दावली जिसको आप मानते हैं कि विमर्श के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है, लोकतंत्र और मर्यादा की दृष्टि से उचित नहीं है, तो आप सभी दलों की राय क्यों नहीं ले लेते हैं? राज्यों में कई मुझे एक बात बताएं सुधांशु जी, जो अभी राजीव जी ने कहा कि सभी दलों की राय ले, क्या हमेशा से राय लेने के साथ साथ ऐसी सूची बनाई जाती रही है या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सूची बना दी गई और दलों की राय नहीं ली गई? देखिए, यह प्रक्रिया 1954 से चल रही है। इसमें कोई सर्वदलीय राय या सहमत की व्यवस्था नहीं है। यहां पर जो आज की स्थिति, पहले क्या था, एक शब्दकोश बनता था, जब उसमें कोई चेंज होता था तब वो प्रकाशित होता था। 2010 के बाद से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और इस बार भी सिर्फ इतना ही किया है कि विगत एक वर्ष में जो शब्द एक्सपेंज किए गए हैं केवल उनको सूची में ऐड किया है। तो कोई भी सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय किया हो तो सर्वदलीय की बात हो। अब जब सभी राज्य विधानसभाओं का निर्णय है तो विधानसभाओं में भिन्न भिन्न लोगों की सरकारें हैं तो यह सर्वदलीय तो अपने आप हो गया। इसमें सभी दलों की अनुमति या सभी दलों का वक्तव्य तो मैं एक छोटी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही है कि कोई शब्द यदि नहीं, मैं एक शब्द में कह दूं, देखिए हर शब्द एक प्रसंग में होगा तब वो हटाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई ये कहे कि अंग्रेजों ने धोखा दिया, तब यहां पर मैं धोखा शब्द तो मुझे नहीं लगता कि अनसंसदीय हो जाएगा। अब कोई ये कहे कि सेना के वक्तव्य के लिए कहे कि यह धोखा है, तो मुझे लगता है वहां पर वह विचार करने का होगा। तो किसी भी शब्द का अर्थ संदर्भ में ही, यानी इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही होता है, तो यह बात तो पीठासीन अधिकारी के विवेक के ऊपर होगी। जैसे आलोक शर्मा जी से अभी यह प्रश्न पूछा गया था, तो अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या घड़ियाली आंसू शब्द था, तो अब वो लोग बताएं कि घड़ियाली आंसू किस संदर्भ में उनको लग गया कि असंसदीय है और हटाने तक की स्थिति आई, तो ये तो संबंधित अधिकारी इसका उत्तर दे सकता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए उनके विवेक के ऊपर, और इसमें सारे दलों के लोग शामिल हैं, तो यह सर्वदलीय प्रक्रिया से आया है और इसका निर्णय भी सर्वदलीय स्तर पर ही होने जा रहा है। तो मानव जायसवाल जी, फिर आपत्ति क्यों है टीएमसी को? डेरेक ओब्रायन ने इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, जबकि ये तो अलग अलग विधानसभाओं में हटाए गए असंसदीय एक शब्द हैं, उसे केंद्र ने अपना लिया, तो इतनी हाय तौबा क्यों? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को नमन करता हूं। धन्यवाद है कि भाई नमन जैसा शब्द भी बैंड नहीं हो जाए कहीं ना कहीं। मेरा, हम लोगों का, सभी लोगों का ये मानना है कि शब्द बड़ा सुंदर तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो गंदे से गंदे शब्द या बहुत कटु से कटु शब्द का भी मतलब बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप अपने मन की बात कह सकें, और शब्द ही है जिनके थ्रू आप अपने मन की बात कह सकते हैं। आप घड़ियाली आंसू की बात कर लें, करप्ट की बात कर लें, हिपोक्रेसी की बात कर लें, दोहरा चरित्र की बात कर लें, ये होता क्या है, ये एक फ्रेज में दिया जाता है कि जहां लोग अपनी भावनाओं को किस तरीके से बता सके। और बहुत ही सुंदर तरीके से है। इन्होंने, सुधांशु जी से मैं काफी वाकिफ रखता हूं, इन्होंने बोला कि 1957 1954 से चला आ रहा है। मैं तो बोल ही रहा हूं कि ये तो भाई अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये हर चीज 70 साल में भांडा फोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं 70 साल पुरानी वाली, जिन्होंने, पुराने लोगों ने जो किया। तो इनका नया क्या है? नया ये है मैडम कि भाई ये इनके पास क्षमता नहीं है सुनने की, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते। देश को सच जानना है। अब देश सच कैसे जानेगा? अब आपने चोरी करी, अब आप करप्ट हो, तो हम आपको करप्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोदी है। माफ करिएगा, मैं किसी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहता, लेकिन है, क्या करें? कौन से एब्रिविएशन को, कौन से शब्द को हम यूज करें? क्या एडजेक्टिव दें? आप हमको बताना चाहते हैं ये बात आप मत बोलिए, ये ना बोल लीजिए, लेकिन ये लिखाएगा नहीं तो हिस्ट्री क्या पढ़ेगी? भविष्य में क्या होगा? लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे देश के जो बच्चे जब आके पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द एक्सपंज किया गया है, तो वो सोचेंगे अरे सुधांशु जी उस साल, उस समय ये शब्द के बोला था कि नहीं बोला था। सिंपल सी बात है मैडम, ये डरपोक सरकार है। देखिए, जो डरता है ना मैडम, वो पहले प्रहार करता है या बचने की कोशिश करता है।
तो ये दोनों तरीके से आप देखिए, या ये बचना चाहते हैं या प्रहार करना चाहते हैं। लेकिन जायसवाल अब हम जी, एक एक प्रक्रिया के तहत, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक प्रक्रिया के तहत ये 1954 से यदि होता आ रहा है, एक सूची हमेशा जारी होती आ रही है, 2010 से ये हर साल जारी हो रही है, तो इस बार इसमें नया क्या हो गया? ये बात अभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। इस बार इन शब्दों का इसमें शामिल हो जाना नया क्या है इसमें? बिल्कुल मैडम, क्योंकि नया ये है कि स्नूप गेट, नया क्या है डिक्टेटोरियल, नया क्या है जुमला जीवी, ये तो नया है ना। क्रोनोलॉजी समझिए, ये तो नया है मैडम, ये तो पहले हुआ नहीं। पहले किसी प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता है जुमला दिया होगा कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे और फिर मौनधारी बाबा बन जाते हैं। शांति में भी बहुत शक्ति है मैडम, मौन में भी बहुत शक्ति है। तो बोलिए मौन हो जाए कुछ दिन के लिए, मन की बात बंद कर दे, ये भी बैंड हो जाना चाहिए। क्योंकि मन की बात में तो वही हो रहा है ना, वो तो उनको पता ही नहीं है कि कितने लोग सड़क पर चलते चलते मारे गए कोरोना में। अब हम आपको बताइए मैडम, ब्लड शेड क्या है? बिट्रेयल, माने धोखेबाज, इसको हम क्या बोलेंगे मैडम? इन्होंने धोखा दिया है पूरे देश की जनता को। इन्होंने 400 रुपए के सिलेंडर 1100 रुपए कर दिए, ये धोखा है। जहां इन्होंने बोला था कि भाई 30-35 रुपए के पेट्रोल डीजल आ जाएंगे, इनके बहुत सारे गेरुआ वस्त्र बाबा लोग होते थे, वो उनके अरबों रुपए हो गए संपत्ति के। ठीक, ये धोखा है, तो हम क्या बोलेंगे? धोखाबाज नहीं है। ठीक है, इन्होंने धोखा नहीं दिया देश की ठीक है, जनता इसका को। जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी देखिए, 200 रुपए के ऊपर हो गया, ठीक। ये धोखा नहीं है मैडम। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं मैडम, जितने भी हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं, जितने भी लोग हैं, पूरा देश पूछना चाहता है। मैं एनिमल्स से काफी प्यार करता हूँ, जानवरों से। तो मैं देखता हूं कि जानवर जब अपनी जो शक्ति होती है उसकी, वो एकदम शांत रहता है। लेकिन जब जानवर डरता है ना, तो अपने फन फैलाता है, वो अपने चेहरे के जो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, वो काटने को दहाड़ता है। या वो डर के समय करता है या किसी खुराक के समय करता है, जब किसी को शिकार करना है। आज जो पार्लियामेंट में जो स्तंभ लगा है, ये वो खुराक के लिए है कि डराने के लिए है? ठीक है, देश आप एक और मुद्दा इस शब्दावली के बीच में लेकर आ गए हैं, तो उस पर आप सुधांशु जी जवाब दें। लेकिन सुधांशु जी, ये तो मैं फिर कहती हूँ बड़ी विडंबना है कि जिस देश में हर 6 मिनट के अंदर बलात्कार की घटना रिपोर्ट होती है, उस देश की पार्लियामेंट से बलात्कार जैसे शब्द, दुर्व्यवहार जैसे शब्द अगर एक्सपंज कर दिए जाएं, अनपार्लियामेंट्री उन्हें घोषित कर दिया जाए, तो इससे हम क्या कहें? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। देखिए, पुनः यह बात कह रहे हैं कि ये सारी बात तो सारे स्पीकर्स ने मिला के कही है ना। तो यह भी बात बता दें कि भाई ये तृणमूल कांग्रेस के हमारे मित्र ये बता दें कि बंगाल की विधानसभा में कौन कौन से शब्द जो हैं उन्होंने हटाए गए, एक्सपेंज किए गए। आलोक जी बता दें कांग्रेस के लोगों ने कौन कौन से किए। हमने कोई नहीं किया, तब आके हमसे प्रश्न पूछे। आप तो अपने यहां सब कर देंगे। और धोखे की जब विषयांतर में चले गए मानव जी, तो मैं कहता हूं धोखा जानते क्या होता है मानव जी? धोखा यह होता है कि चुनाव के समय ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी बोलती हैं, और जब महुआ मित्रा आके काली मां का अपमान करती हैं तो मुंह से चू नहीं निकलता है। इसे कहते हैं धोखा। इसे कहते हैं जो बात संसद में कहते कि नहीं, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोहरा व्यवहार। तो धोखा कौन दे रहा है सबको दिखाई पड़ता है। शब्द की बात दो ही कहना चाहता हूं महात्मा। मत करिए। अरे मैं आपसे यही तो कह रहा हूं भाई। अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं ना, हम बोल रहे हैं, हमारे लिए भी यह समस्या है, आपके लिए नहीं है। मैंने तो आपके लिए बोला ना, मैंने तो आपके लिए बोला ये बात, इसीलिए मैं बात कह रहा हूं। सिर्फ आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं भाई। समस्या है ये। अरे भाई हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। आपको सर लड़ना चाहिए सर, आप लड़िए। आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। ये गलत है। आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। आपने बोले थे सीधे अरे भाई मैंने शांति से कहा। ठीक है मानव जी, मेरे ख्याल सुधांशु जी बोले, फिर आप वापस रेसिप्रोकेट करिएगा। सुधांशु जी, मैंने आपकी बात बिल्कुल शांति सुनी, बिल्कुल लड़िए। और मैं मानव जी और आलोक जी से कहता हूं, सभी विधानसभाओं के स्पीकर के पास जाइए, सभी राज्यों की राज्य सरकारों के पास जाइए कि भाई ये शब्द नहीं होने चाहिए, ये गलत है, आप अपना व्यू बदल के भेजिए भारत सरकार को। जाइए, राज्य सरकारों ने करके भेजा है और उसकी सिर्फ सूची जारी की है, उस पर यह आपत्ति है। और शब्दों को लेकर देखिए इन लोगों का चरित्र भी बहुत साफ कैसे दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा है राम, और राम इनके लिए आपराधिक शब्द हो जाता है तृणमूल कांग्रेस के लिए।
महात्मा गांधी अहिंसा के कैसी पुजारी बातें कर रहे थे, हैं? मैडम, मुझे पर आपत्ति मौत है। की बात करना, मुझे मौत आपत्ति की है, कामना करना और टुकड़े मुझे टुकड़े आपत्ति है, करने मैडम। वाली बात लेकिन करना राम शब्द पर कांग्रेस के आपत्ति लिए सहज सुधांशु शब्द जी। हो जाता है गांधी के एक में उत्तराधिकारियों। नहीं, राम शब्द पर टीएमसी की आपत्ति आप किस संदर्भ में बता रहे हैं? क्योंकि आपने भी जो कहा जय देखिए हर श्री राम शब्द के का लिए इन्होंने नहीं कॉन्टेक्स्ट होता कहा है। कि जय श्री राम बोले, जो हाँ बता रहा हूं, नहीं, हम मैं वही तो कह रहा हूं, जय श्री राम के लिए क्या बोला बार-बार आपने? बोले हैं, सर। महात्मा क्या माता बोला सीता था को ममता साथ बनर्जी ने दीजिए जय ना, श्री सर, राम आप के लिए? परिवारवाद पर विश्वास नहीं करते, परिवार पे नहीं, तो मैं करते उसी हैं। में तो कह रहा हूं ना, प्रभु राम जय श्री राम की जय श्री राम कहने पे क्यों आपत्ति? सुनिए प्रभु राम, अरे तो भाई महात्मा गांधी की समाधि पे कहे राम लिखा है, सीताराम कहे नहीं लिखा भाई? बेवजह का कुतर्क मत करिए भाई। माता सीता को लीजिए ना। मानव जी आप बोल रहे हैं तो मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। मानव जी देखिए, मानव जी आप इतनी जल्दी भूल नहीं सकते। ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले की बात है कि कैसे कार्यक्रम को छोड़कर ममता बनर्जी बीच में चली गई क्योंकि जय श्री राम के नारे लग गए। ये हमें भी याद है, आपको भी याद है। मैडम, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब सुधांशु जी ठीक है, ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए सुधांशु जी की, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। सुधांशु जी, मैं इसको बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास, you'll get time। मानव जी हाँ। आप बोले, देखिए जब आप बार बार डिस्टर्ब करते हैं समझ में आ जाता अनकंफर्टेबल। मान्यवर, मैंने अपने शब्द नहीं बोले, मैंने महात्मा गांधी का अंतिम शब्द बोला और उनका अंतिम शब्द हे राम था, सीताराम नहीं था। उनकी समाधि पे राम लिखा है। परिवार कहां से ले आए भाई? गांधी जी को, ऑन द लाइटर नोट जिन्होंने गांधी जी को भाई, गोली मारी, आपकी उसको नेता तो आतंकवादी बोलेंगे। हाँ तो बोलिए, काहे जय श्री राम आपने बैन कर दिया? आतंकवादी बोलेंगे। फिर डिस्टर्ब करने आपने लगे, आतंकवादी फिर डिस्टर्बेंस बोला है करने ना? लगे बोलने में। आतंकवादी है ना? ये क्या आप तरीका है बोलिए बात आप करने का? क्या बात कर रहे हैं मानव जी? एक एक करके हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। नहीं, आप क्यों नहीं बोल रहे नहीं, हैं? आप चाहेंगे तो आपके वक्तव्य के दौरान भी बार बार इंटरप्ट किया जाएगा, फिर वो बेहतर तरीका नहीं है चर्चा का। ऐसे मेरे को नाम लेके बोलेंगे मैडम, तभी ना बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको खंडन करने का मौका मिलेगा बजाय इसके कि आप बीच बीच में इंटरप्ट करें। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर ले, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि भाषाई मर्यादा का जो अवमूल्यन विगत 2007 से 15 वर्षों से हुआ है, जहां मौत के सौदागर से लेके, मैं चुनौती से कहता हूं आज डिजिटल जमाना है, जाके यूट्यूब पे चेक कर लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, वैसा कोई उदाहरण भारत की राजनीति में नहीं है। और वही लोग आज आकर अगर ये कहते, मैंने सिर्फ 3 शब्द बोले, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये किसने बोला था? इमरान मसूद, जो समाजवादी पार्टी के थे। अगले दिन राहुल गांधी उनके लिए प्रचार करने गए, अपनी टीम में ले लिया। मौत की बात अभी 1 महीना पहले की है और मौत के प्रकार और प्रकरण भी बता दिए गए और उसके बाद भी चुप। काली मां के अपमान करने वाली बात पिछले हफ्ते की है और उसके बाद चुप। अरे भाई, भाषाई मर्यादा में नेता से लेके प्रधानमंत्री से लेके भगवान तक को न छोड़ने वाले लोग जब आकर आके यहाँ संविधान की दुहाई देते हैं तो देश की जनता को आपका चरित्र दिखाई पड़ता। ठीक है आलोक जी, अब आप ये बताएं। कुछ कहना अरे मैं लौट रही हूँ राजीव जी आपके पास। आलोक जी, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा था कि मानव जी कितनी बार डिस्टर्ब कर रहे थे? ठीक है आलोक जी, मैं एक ही व्यक्ति बोलता सुनाई पड़ रहा था। ये जो आज का मूल मुद्दा है ना, वो मूल मुद्दा ये है कि मोदी साहब की जिस प्रवृत्ति है वो आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि आलोचना जो है वो लुच धातु से बना है कि बराबर बराबर उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सुनना चाहिए। लेकिन आरएसएस हो या मोदी जी हो, आलोचना से इनको बड़ा परहेज है। और मोदी साहब जो कहते हैं उसका विपरीत इनका आशय होता है हमेशा। इनके ये कहते हैं कि पत्रकार अगर ये नहीं करेंगे, मेरे से सवाल नहीं पूछेंगे। और देखिए, दुर्भाग्य यह है कि आज तक एक देश के प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात, इधर की बात, उधर की बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और उसका कारण सीधा सीधा है कि वो सवालों से भी भागते हैं, आलोचना से भी भागते हैं और उनको लगता है मैं ही बस अकेला हूँ, उसके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। दूसरा कारण है कि संघर्ष के जितने रास्ते हैं, लोकतंत्र की हत्या में करने में आरएसएस और बीजेपी ने संघर्ष के रास्तों को रोका है। मीडिया में जाकर अपनी बात कोई कहता था तो उसकी पूरी तरह से ये रहती थी कि भाई मीडिया में ऐसा आया है। आज मीडिया का क्या हाल है? अखबार में बात इनके खिलाफ खबर नहीं आएगी, आरटीआई का जवाब नहीं आएगा। अरे सर, आप फिर मीडिया पर आप कांग्रेस का हाल आप बताएं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? आप मीडिया के हाल पर क्यों आ जाते हैं सर? मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं, आप जब एक पूरी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं और मेरे चैनल पर बैठकर फ्रेटर्निटी की बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें। मीनाक्षी जी सुनिए ना, मीनाक्षी जी, इलेक्शन के टाइम पे नमो चैनल चलता है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, वो कहाँ गायब हो जाता है चुनाव के बाद? फिर कहाँ इलेक्शन कमीशन?
सीबीआई के दफ्तर को दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे घेर लेती है कि कहीं अगले दिन एफआईआर ना हो जाए। इतनी डरपोक सरकार, इतना 56 इंच का डरपोक सीना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, कि विपक्ष के जितने संघर्ष करने के रास्ते थे उनको रोक दिया गया है। हर चीज पर कंट्रोल है। जिस समय पर आया था ना कि आप एटीएम से 2 बार पैसे निकालेंगे तो इतना टैक्स, इतना कैश निकालेंगे तो इतना टैक्स, वहां से शुरुआत थी, हमने वहां पर भी विरोध किया था। आप थोड़े दिन रुक जाइए, एक दिन में कौन आदमी कितना बोलेगा, सबके मुंह में चिप लगा देंगे अगर ये 2024 में आ गए तो। और डिबेट में मीनाक्षी जी कितने सवाल पूछेंगी, इसकी भी लिमिटेशन होगी। आप लोग देखते जाइए ये किस तरह से हर चीज को कंट्रोल करके। लेकिन आलोक जी, इसके पीछे आपके तर्क क्या हैं? आप इसको एक्सप्लेन करिए। मैं आप ही के पास आ रही हूँ आलोक जी, आप ही का समय बोलने का। ये इसमें से अधिकतर शब्द वो हैं जो राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल, उन सबको हटाया गया। अब ये शब्द तो सालों से सेंसर होते आ रहे हैं। इनमें से अंग्रेजी के कई सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग देशों की पार्लियामेंट में एक्सपंज किए गए हैं, उन्हें संसदीय घोषित किया गया है, उसे भारत ने अपनाया है। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? ये थोड़ा समझ से परे है। या तो बाकी राज्यों में इसका, बाकी राज्यों में इसे संसदीय घोषित ना किया जाता तो समझ में आता। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अगर बाकी राज्यों ने कहीं पर किया है, उनका बताइए कौन सी सरकार ने किया है और किस कंटेक्स्ट में किया है। आप मान रहे हैं ना कि हर चीज संदर्भ से जुड़ी हुई है। एक मिनट सुनिए मैम, अब मैं वापस उसी संदर्भ पे आ रहा हूं। संदर्भ किसके हाथ में है? अभी तक राज्यसभा में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन इनके नहीं थे, इनकी मेजोरिटी नहीं थी, अब इनके रहेंगे, थी ना। लोकसभा में स्पीकर के ऊपर कितने सवाल उठे हैं पक्षपात करने के, वो पूरे देश ने देखा है। लोकसभा के अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन राज्यसभा के हाथ बांध के जिस तरह से प्रधानमंत्री के पीछे 2 दिन पहले खड़े हुए थे, पूरे देश ने देखा। आप उनसे पक्षपात की उम्मीद नहीं करते हैं क्या? किसका शब्द हटेगा और किसका रहेगा और किसके ऊपर कार्रवाई होगी और किसको सस्पेंड किया जाएगा, ये एक रास्ता बना दिया गया है, क्योंकि पूरी तरह से मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। मोदी जी कमजोर हैं, मोदी जी अपने ऊपर किसी तरह का आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए संसद नहीं चलती है। गुजरात के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स देख लीजिए, मोदी जी के शासनकाल के सबसे मिनिमम हैं। सबसे मिनिमम बिलों पर बहस होती है। मैं इतने एग्जाम्पल दिए, इतने बिल निकल गए। ये जो ग्राफ हैं ये पार्लियामेंट के हैं, मेरे नहीं हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कौन कौन से शब्द, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि 600% हेट स्पीच बढ़ी और उसमें मैक्सिमम बीजेपी के लोगों की बढ़ी, और ये पूरे देश जानता है इस बात को। ठीक है, अब 2-3 बातें हैं। एक तो वो बार बार एक ग्राफ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिल पास हो रहे हैं बिना चर्चा के, ये मोदी सरकार के दौरान हो रहा है। आलोक जी ने कहा कि इतना ही नहीं, हेट स्पीचेस, हेट क्राइम्स बढ़े हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में, और ये इस प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने कहा संसदीय शब्दों को हटाने का काम ये भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, जो राज्यसभा के और लोकसभा के सत्र थे पिछले 2 वर्षों में, 250वां सत्र, 51वां, उसमें प्रोडक्टिविटी कईयों में तो 100% से ऊपर रही है। पिछले 2 सत्रों में कांग्रेस ने चूंकि बवाल करने का ही निर्णय कर लिया था विपक्ष में, और एक प्रतिस्पर्धात्मक होड़ थी कि किसान आंदोलन हो या सीए एनआरसी का मुद्दा हो, कौन ज्यादा जवाबी कव्वाली में ऊंचे स्वर में बोल सकता था। और आलोक जी, आपके सुलभ संज्ञान के लिए यथार्थ उसमें कितना था, जो संसद में जिसके लिए आप लोगों ने माइक तोड़ डाले थे, किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन कर रहे थे, क्या हुआ? पंजाब में ही सबसे ज्यादा प्रभाव था ना किसान आंदोलन का, साफ। अकाली दल ने समर्थन किया, साफ। और किस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला? वो आम आदमी पार्टी, जिसने अपनी विधानसभा में वो पारित कर दिए थे। और जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको अपने गांव के बूथ पर उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनके पंचायत में बैठे रहते थे। इसका मतलब बहुत साफ है कि जमीन क्या थी और इकोसिस्टम ने जो माहौल बना रखा था वो दोनों में क्या था। इसलिए वो एक यथार्थ अपनी जगह है। दूसरी, जो आपने कहा मोदी जी डरते हैं, जनाब मोदी जी के बारे में क्या क्या अपशब्द, कटुतापूर्ण, विद्वेषपूर्ण, गालियों जैसे शब्द प्रयोग करने के बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और आप कहते हैं डरते हैं। और आपके यहां राजस्थान में पत्रकारों पर सिडिशन लगा दिया जाता है।
अरे मान्यवर, पत्रकारों में आपने उत्तर प्रदेश के बाकायदा 100 से ज्यादा 2019 के पत्रकार जेल अपने में हैं घोषणा अभी भी। पत्र में कहा था कि 100 सिडेशन से ज्यादा नहीं लगेगा, पत्रकार उत्तर प्रदेश हम में जेल सिडेशन में। को समाप्त कर देंगे, हम इस कानून आपने को गलत सुप्रीम कोर्ट मानते में क्या हैं। एफिडेविट मगर दिया है? 2019 के बाद यदि किसी राज्य सरकार ने सिडेशन लगाया तो वो राजस्थान ने लगाया, अपने विधायकों पे लगाया, अपनी सरकार के आपने मंत्रियों सुप्रीम पे कोर्ट लगाया के सिडिशन और पे क्या पत्रकारों जवाब पे दिया है लगाया। आपने? आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं, जब आपने पत्रकार को सिडिशन के उठाकर ऊपर एक बड़े सुप्रीम चैनल कोर्ट के में क्या पत्रकार को स्टैंड उठा लिया? के जेल में डाल दिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा नहीं कि अच्छा बताएंगे नहीं लगता है तो नमक बंद कर से- दीजिए अपना नमक से चैनल। रोटी खाने वाले इसलिए पत्रकार को जेल वास्तविकता में डाल ये है दिया। कि 1 महीना बेचारा अंदर रहा, ये अरे लीजिए, पत्रकारों की बात कर रहे हैं। फिर वही आप नहीं, देखिए, सुधांशु फिर भाई, एक डिस्टर्बेंस बात करने बताइए लगते मुझे, हैं मान्यवर। सुप्रीम कोर्ट में मान्यवर, नहीं, डिस्टर्बेंस मैं ठीक disturb नहीं, कर रहा आपने अपने सुधांशु टर्न में भाई। बोलिए, दर्शकों को मैं ज्यादा आपका बेहतर बहुत लगेगा। सम्मान करता हूं। मैंने मुझे तो सिर्फ केवल ये बता कहा ना, दीजिए, सिडिशन आपने पे घोषणा पत्र केंद्र में लिखा सरकार का सुप्रीम कि कोर्ट भाई में- देशद्रोह का सुप्रीम कानून कोर्ट में क्या समाप्त कर स्टैंड है देंगे, सिडिशन पे? और आपका देशद्रोह बता का दीजिए कानून सबसे पहले आप ही की राज्य सरकार ने प्रयोग किया। अरे किसके भाई, विरुद्ध देशद्रोह प्रयोग का किया? कानून एमएलए के समाप्त विरुद्ध केंद्र प्रयोग किया। सरकार कर किस सकती है, एमएलए राज्य के नहीं विरुद्ध? कर अपनी सकती, पार्टी पहली के एमएलए के चीज। विरुद्ध प्रयोग किया, लेकिन हमारे केंद्र नहीं किया। सरकार- इसका नहीं, मतलब आप लोगों ने कैसा मोदी जी ने दुरुपयोग इतने करते बड़े हैं बड़े सत्ता बयान का, दिए वो सब सिडिशन दिखाई पर, पड़ रहा है। देशद्रोह पर। और दूसरी और बात, उसके बाद क्या तरीका है भाई सरकार, बोलने का? केंद्र सरकार फिर ने डिस्टर्बेंस उल्लंघन आलोक जी, मैं सुप्रीम लौटूंगी कोर्ट ना में आपके अपना पास। एफिडेविट जब दिया। आप बोल रहे थे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। जब आखिरी आप बात। बोलते, देखिए दर्शकों से मैं कह रहा हूं, देखिए मैं किसी के मैं डिस्टर्बेंस नहीं करता हूं, मगर हमारे दोनों प्रतिपक्ष वाले इसलिए बीच में बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फैक्ट अनकंफर्टेबल। वन अपने टर्न का इंतजार करिए, आपका टर्न आए, मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। अब मैं एक और बात बताता हूं। इन्होंने कहा कर्नाटक विधानसभा में क्या हुआ। हां बिल्कुल, वो गलत था, आपराधिक था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई। मगर जो राहुल गांधी जी ने किया था कि भाषण देने के बाद मोदी जी के गले में लिपटे और फिर आकर बैठकर आपने आंख मारी, वह ड्रामा कहा जाएगा। वो आपराधिक नहीं है, वो संसदीय नहीं है, वो नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। इसलिए हमने ये बात कही कि संसदीय गरिमा के साथ किसने क्या किया ये दिखाई पड़ता है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि राहुल गांधी कंपेरेबल हैं कर्नाटक के एक एमएलए से, तो इसका मतलब आप राहुल गांधी का स्तर कहां पे ले जा रहे हैं, यह समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी खुद उनको किस लेवल पर समझ रही है कि कर्नाटक के एक एमएलए से तुलना कर रही है राहुल गांधी। मतलब सुधांशु जी देखिए, नौटंकी कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, ये सुधांशु जी का कहना है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है नरेश अग्रवाल जी ने, यही तो मैं कह रहा हूं ना, हमारे लिए भी समस्या हो गई भाई। जो नौटंकी है पूरे देश को नजर आया, मगर हमारे लिए भी बोलने में समस्या होगी। अच्छा, एक छोटा सा रिएक्शन आलोक जी आपका, फिर राजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नरेश अग्रवाल जी ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए संसद में क्या क्या बोला था, तमाम हिंदू देवताओं के लिए, भगवानों के लिए, और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने तो खैर, इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। दूसरी चीज़, सीए एनआरसी की क्या हालत है आज, कितने साल हो गए, कहाँ तक पहुँची वो गाड़ी? आप ही के तमाम मुख्यमंत्रियों ने क्यों मना कर दिया? उसका आज तक शुरुआत क्यों नहीं हुई? मुद्दे की बात यह है कि सिडिशन के ऊपर आपने बड़ा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस पार्टी सिडिशन को हटाना चाहती है, देशद्रोह के कानून को। और अभी पिछले महीने सिडिशन पे ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया है, इस पर हम भी पुनर्विचार करेंगे। और हमने भी पुनर्विचार की बात की थी, हटाने की बात नहीं की थी, उस पर पुनर्विचार की बात की थी। मुझे लगता है कि केवल पॉइंट स्कोर करने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए सुधांशु भाई, ये सरकार आपकी चलती है। और अब मोदी जी घिरने लगे हैं और तमाम शब्दावलियां वो हटाई गई हैं जो मोदी जी के ऊपर फिट बैठती हैं। मुझे लगता है कि आप आलोचना का गला दबा देना चाहते हैं। ठीक है राजीव जी, अब मैं कुछ शब्द जो है आपके सामने पढ़ के रख रही हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अक्षम, गधा, ये देखिए गधा शब्द तो खैर इतना असंसदीय है कि हम कभी अपने एंकरिंग में भी यूज नहीं करते। पता नहीं पार्लियामेंटेरियंस कैसे इसे यूज करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। इसलिए बार बार कहते हैं कि सेंसर करने की जरूरत क्या, खुद अपने आप को सेंसर करने के लिए क्या हमारे विधायक या हमारे एमपीज काबिल नहीं है? गिररिट शब्द का इस्तेमाल करना, अपमानित, पंजाब में देखिए अपमानित शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया गया। ये तो समझ के परे। उपद्रव, ये अपमान, ये असंसदीय है। मैं एक एक शब्द पर आ रही हूं सर। राजीव जी देखिए, सबसे पहले मीनाक्षी जी, संसद पर यह बाध्यता नहीं है कि राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जिन शब्दों को के प्रयोग को निषिद्ध किया गया है उस पर संसदीय जो ये गतिविधियों में उनको भी, उनका समावेश भी नहीं किया जाए। मुझे ऐसा लगता है संसद इस मामले में किसी तरह से किसी बाध्यता के लिए जवाबदेह नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, मौत के सौदागर सोनिया गांधी ने उनके नेता के बारे में कहा, या जो बड़े बड़े जिस तरह के
आरोप लगे या जिस तरह की टिप्पणियां की गई कई नेताओं के द्वारा, वो सत्ता पक्ष के भी नेता थे, प्रतिपक्ष के भी थे, उनमें से कोई भी वैसा कोई शब्द जो है इन निषिद्ध शब्दों में नहीं है जिनको आप रोकना चाहते थे। विमर्श की जो खूबसूरती है, विमर्श को का जो एक सौंदर्य है, उसको बनाए रखने के लिए अगर आप गंभीर हैं तो निसंदेह केवल संसद जी फिर वो केवल यहाँ हमारे पार्लियामेंट में नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में भी वही होना चाहिए। अब अनर्गल शब्द इतना खूबसूरत शब्द है और लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा। यही बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, यही बात सुधांशु जी भी कह रहे थे। और समस्या आलोक जी और मानव जी केवल आप लोगों की नहीं है, ये समस्या तो सरकार के लिए भी है कि आलोचनाओं के लिए शब्द उन्हें भी चाहिए, उनकी भी वोकैबुलरी में इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी विपक्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही था, बहुत माफी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं विराम दे रही हूं। सुधांशु जी, आलोक जी, मानव जायसवाल जी और राजीव रंजन जी इस चर्चा में शरीक होने के लिए। गांधी जयंती के दिन कांग्रेस पूरे देश में क्या बड़ा करने जा रही है, डिटेल आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।